चलिए, आज का जो अपना सिस्टम रहने वाला है वो पीडियाट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम रहने वाला है। और इसके अंदर जो फर्स्ट वन टॉपिक आ रहा है अपना, फर्स्ट वन जो पीडियाट्रिक डिसऑर्डर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड जल्ड, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जल्ड जो है वो एग्जाम के वेव पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं अपन जल्ड की। इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इस गट जल्ड को अपन एक डायग्राम से समझते हैं जिसमें आपका स्टमक भी आ जाएगा और इसोफेगस भी आ जाएगी। आपने नॉर्मल जीआईटी की एनाटॉमी देखी होगी। ये बेटा अपना कौन सा पार्ट है सर? ये इसोफेगस है। और इसोफेगस जो है वो किससे कनेक्ट रहता है? आपके स्टमक से कनेक्ट रहता है, स्टमक। अब इस इसोफेगस के बेटा तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला अपर पार्ट, फिर बीच वाला मिडिल पार्ट, और फिर सबसे नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड लोअर पार्ट। तो ये यहां से लगा के यहां तक का पार्ट अपर पार्ट कहलाता है। अपर पार्ट किसका? स्टमक का, सॉरी इसोफेगस का। देन बीच वाला आपका मिडल पार्ट, एंड सबसे नीचे वाला जो पार्ट जो कि स्टमक के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। लोअर पार्ट, क्लियर? एंड स्टमक की बात करें तो स्टमक की भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। लाइक इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट सर, कार्डियक पार्ट। देन सेकेंड वन इज कॉल्ड फंडस पार्ट, फंडस पार्ट। और सबसे बड़ा पार्ट स्टमक का क्या कहलाता है सर? बॉडी कहलाता है, क्लियर? देन टर्मिनल पार्ट स्टमक का क्या कहलाता है आपका? पाइलोरस। तो इस पार्ट को अपन क्या बोल सकते हैं सर? पाइलोरस बोलते हैं, क्लियर? अब इस इसोफेगस के जो लोअर पार्ट है और इस स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है, इनके बीच में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इस रिसेप्टर को अपन क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेजियल रिसेप्टर, या फिर लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। एक वाल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन दी स्टमक एंड इसोफेगस, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं सर? लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। इसी स्पिंटर को बेटा अपन कार्डियक स्पिंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्पिंटर, क्लियर? चलिए, देन स्टमक का सबसे लास्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पाइलोरस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसको अपन ड्यूडिनम के नाम से जानते हैं, इनके बीच में एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर। और ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्लियर? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही अपन फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को अपन ओरल कैविटी के अंदर टेकिंग करते हैं, तो वाया दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसोफेगस से फूड का पार्टिकल जो है वो किस में आता है बेटा? वाया कार्डियक स्पिंटर के द्वारा इस स्टमक के अंदर आता है, यस या नो? लेकिन किसी कारण से इस लोअर इसोफेजियल स्पिंटर की जो मसल्स हैं वो मसल्स रिलैक्स हो जाए, या फिर इस मसल्स के अंदर इनकॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाए। इनकॉम्पिटेंसी का मतलब कि परमानेंट इस स्पिंटर के अंदर क्या हो जाए बेटा? लूजनेस आ जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट होगा उसका क्या होने लग जाएगा? रिवर्स
बैक फ्लो होने लग जाएगा। और जब रिवर्स बैक फ्लो होगा तो पूरा का पूरा गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आएगा और इसोफेगस से किस में आ जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। बैक फ्लो होना गैस्ट्रिक कंटेंट का स्टमक से इसोफेगस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन बोलते हैं सर। क्लियर? तो इस बीमारी के अंदर होता क्या है, देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, कि बार बार स्टमक कंटेंट का इसोफेगस में आना, रीगर्जिटेशन होना, बार बार रिफ्लेक्स आना, क्या कहलाता है आपका, जर्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाता है। क्लियर? तो बात करते हैं सर इसकी डेफिनेशन की, कि जर्ड की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन, डेफिनेशन, backflow of the reverse backflow of the gastric content from stomach to esophagus। और ऐसा क्यों हुआ बेटा, ड्यू टू incompetent in lower esophageal sphincter, lower esophageal sphincter। और इसी स्पिंटर को बेटा अपन किस और नाम से जानते हैं सर, कार्डियक स्पिंटर, कार्डियक स्पिंटर। क्लियर? चलिए बात करते हैं कि सर ये जल्ड जो है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली जल्ड अपने को दो टाइप का देखने को मिलता है बेटा। कितने टाइप का? दो टाइप का। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ जल्ड, टाइप्स ऑफ जल्ड। और जल्ड एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल, जल्ड, और दूसरा आपका पैथोलॉजिकल जल्ड, पैथोलॉजिकल जल्ड। अब फिजियोलॉजिकल जल्ड का मतलब क्या समझे, कि जल्ड के पीछे जो एग्जैक्ट पैथोलॉजी है या फिर जल्ड के पीछे जो एग्जैक्ट कोज है वो बॉडी का फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन द सेंस कि किसी बच्चे के अंदर अगर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इमेच्योर टाइप का है तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे उस न्यूबॉर्न की या फिर नियोनेट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे सीएनएस में क्या आएगी बेटा, मैच्योरिटी आएगी। तो ड्यू टू इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से या फिर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ही इमेच्योर टाइप का है तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, फूड स्टमक कंटेंट को रिवर्स आगे की तरफ पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स अपने को बैक फ्लो देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट भी होगा, सीएनएस में मैच्योरिटी भी आएगी और फिजियोलॉजिकल जल्ड क्या होने लग जाएगा, सबसाइड होने लग जाएगा। फिजियोलॉजिकल जल्ड के पीछे किसी भी प्रकार की कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जस्ट नॉर्मल उस बच्चे की बॉडी का क्या है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। लेकिन पैथोलॉजिकल की बात करें तो अगर किसी बच्चे का सीएनएस जो है वो मेच्योर होने में बहुत टाइम ले रहा है,
लाइक डिले हो जाना सीएनएस की मैच्योरिटी का, या फिर कोई अदर फैक्टर की वजह से बच्चे में अगर रीगर्जिटेशन हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पैथोलॉजिकल जल्ड कहलाएगा। दूसरी बात कि फिजियोलॉजिकल जो जल्ड है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, और पैथोलॉजिकल जो जल्ड है वो 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में देखने को मिल सकता है। तो बिफोर दी फर्स्ट ईयर ऑफ एज जो देखने वाला जल्ड जो है वो कौन सा कहलाएगा, आपका फिजियोलॉजिकल जल्ड कहलाएगा। तो नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल जल्ड प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल से कम उम्र में होने वाला जल्ड आपका क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल जल्ड कहलाएगा। और इसका कोज क्या रहने वाला है बेटा, इटियोलॉजी क्या रहने वाली है इसकी, इटियोलॉजी ड्यू टू इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्यू टू इमेच्योर सीएनएस। क्लियर। नेक्स्ट वन, पैथोलॉजिकल जल्ड, और पैथोलॉजिकल जल्ड जो है प्रेजेंट आफ्टर द एज ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल से ज्यादा उम्र में देखने वाला जल्ड क्या कहलाता है, आपका पैथोलॉजिकल जल्ड कहलाता है। अब इस पैथोलॉजिकल जल्ड के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहली जो आपकी इटियोलॉजी है, पैथोलॉजिकल जल्ड की इटियोलॉजी डिले मैचुरेशन ऑफ सीएनएस, कि सीएनएस जो है वो मैच्योर होने में बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है किसका, जल्ड का। सेकंड वन, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि सर एब्डोमन का प्रेशर बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एब्डोमन का प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर किस पे लगेगा बेटा, स्केलेटन की मसल्स पे लगेगा, और स्केलेटन की मसल्स पे लगेगा तो स्टमक के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रेशर लगेगा, और जब स्टमक के अंदर प्रेशर लगेगा तो न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड का क्या होगा, रीगर्जिटेशन होगा, बैक फ्लो होगा। क्लियर। तीसरी कंडीशन, उस बच्चे के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया। और हाइटल हर्निया क्या होता है, स्टमक या फिर स्टमक का कोई सा भी पार्ट अगर इसोफेगस के अंदर प्रोट्यूड हो जाए, इस इसोफेगस के अंदर हर्निएटेड हो जाए, तो इस हर्निया को अपन क्या बोलते हैं, हाइटल हर्निया। हर्निया का मतलब किसी भी पार्ट का प्रोट्यूजन होना, हर्निएशन हो जाना। और हाइटल हर्निया के अंदर जो बीच में आपकी स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या कर रही है बेटा, सेपरेट कर रही है। तो अगर डायफ्रामेटिक मसल्स वीक हो जाए तो स्टमक या फिर स्टमक का कोई सा भी पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा। और ऊपर की तरफ चेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है सर, इसोफेगस प्रेजेंट है। तो कंप्लीट स्टमक और या फिर स्टमक के पार्ट का इसोफेगस के अंदर प्रोट्रूड हो जाना, हर्निएटेड हो जाना, क्या बोला जाता है सर, हाइटल हर्निया बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने हर्निया पढ़े होंगे, लाइक अम्बलाइकस हर्निया हो गया, फीमोरल हर्निया हो गया। ठीक उसी प्रकार एक हर्निया आपका कौन सा होता है, हाइटल हर्निया। और हाइटल हर्निया के अंदर भी एब्डोमिनल प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने की वजह से कंडीशन कौन सी आती है आपकी, जल्ड की आती है। तो हाइटल हर्निया का सिंपल सा मीन्स herniation of स्टमक या फिर पार्ट ऑफ
स्टमक इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या हो जाना बेटा, प्रोट्यूड हो जाना, किसके द्वारा, वाया डायफ्रामेटिक रिंग, डायफ्रामेटिक रिंग। और ध्यान रखिएगा डायफ्राम जो है वो किस प्रकार की मसल्स हैं, स्केलेटन है, स्मूथ है, या फिर किसी दूसरे टाइप की हैं। डायफ्राम आपकी स्केलेटन मसल्स हैं। और शेप कैसा होता है इसका, डोम शेप का पार्ट होता है, जो कि 70% आपकी किस में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और रेस्पिरेशन में भी स्पेशली किसके अंदर हेल्प कर रही हैं, इंस्पायरेशन के अंदर हेल्प कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि डायफ्राम जो है वो किस प्रकार की मसल्स हैं। डायफ्राम, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं, डायफ्राम पढ़ते हैं सर। तो डायफ्राम एक प्रकार की स्केलेटल मसल है। और स्केलेटल मसल्स होगी तो नेचर में कैसी होगी बेटा, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री। सर वॉलेंट्री मसल है, जिसको अपन विल पावर से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान रखिएगा, डोम शेप स्ट्रक्चर। इसके अलावा मेजरली किसमें हेल्प करती है, 70% जो इसका रोल होता है बेटा वो किस में होता है, रेस्पिरेशन में होता है सर, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में भी स्पेशली किसके अंदर, सर इंस्पायरेशन के अंदर। क्लियर, चलिए। तो हाइटल हर्निया पैथोलॉजिकल जर्ड का क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। नेक्स्ट वन, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, उस एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है, ये सिक्रीशन पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं बेटा, थिक हो जाते हैं। अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस अलग से टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, तो कौन कौन से सिस्टम आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। बस अभी इतना ही समझिएगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब जो ये प्रॉब्लम है, जो ये डिजीज कंडीशन है, ये किसकी है बेटा, ये सर एक्सोक्राइन ग्लैंड की है। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो करती क्या है, सर एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। तो एंजाइम्स सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा, थिक हो जाएंगे, थिक एंजाइम्स। क्लियर। तो ये कुछ क्या हो जाते हैं, कोजेस हो जाते हैं। और साथ साथ के अंदर टाइप्स ऑफ जर्ड, जिसमें बेसिकली फिजियोलॉजिकल जर्ड और पैथोलॉजिकल जर्ड। अगर 1 साल से कम उम्र है बच्चे की तो उसमें होने वाला जर्ड कौन सा है, फिजियोलॉजिकल। किसकी वजह से, ड्यू टू इमेच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, फिजियोलॉजिकल जो जर्ड है वो क्या हो जाएगा बेटा, सबसाइड हो जाएगा। देन पैथोलॉजिकल जर्ड की बात करें तो 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में होने वाला जर्ड क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल जर्ड कहलाता है, जिसमें जो सीएनएस का मैच्योरेशन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से। तीसरा हाइटल हर्निया हो गया, एंड लास्ट वन आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या किसी पर्सन के अंदर ड्रिबलिंग हो सकती है क्या बेटा, इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकता है क्या? प्लीज आंसर कि सर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ड्रिबलिंग देखने को मिल सकती है क्या? इन
इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है क्या? कौन से टाइप का इनकॉन्टिनेंस? विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस? क्वेश्चन आता है इनकॉन्टिनेंस से, ध्यान रखिएगा। विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस? विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस? ओके, देखिएगा, आपने जब इनकॉन्टिनेंस पढ़ा था तो अलग अलग टाइप के अपने को इनकॉन्टिनेंस देखने को मिले। इनवॉलेंटरी पासेस ऑफ यूरिन क्या कहलाता है आपका? इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन क्या कहलाता है? इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। उसी में से एक टाइप आता है जहां से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्या नाम है बेटा इनकॉन्टिनेंस का? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो कारण होता है वो आपका क्या रहता है? इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकॉन्टिनेंस है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होने वाला इनकॉन्टिनेंस कौन सा है? सर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसी में से कि एक पर्सन जो कि बार बार सर स्नेजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है या फिर लॉफिंग कर रहा है, हंस रहा है, और उसके अंदर ड्रिबलिंग हो जाए, तो ये किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर कब बढ़ सकता है? लाइक पर्सन स्नेजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहा है, तभी क्या बढ़ सकता है? एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है। और जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो उस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? बोनी टेस्ट। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? बोनी टेस्ट। सिंगल ड्रिबलिंग के अंदर यूरिन का आउटपुट देखा जाता है कि यूरिन का आउटपुट कितना आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बोनी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मींस ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से होने वाला इनकॉन्टिनेंस क्या कहलाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। सर एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल के अंदर लाइक पर्सन बार बार क्या कर रहा है? सर कफिंग कर रहा है या फिर स्नीजिंग कर रहा है, स्नीजिंग, या फिर लॉफिंग कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग। क्लियर? और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को असिस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपन? परफॉर्म बोनी टेस्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोनी टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोनी टेस्ट जो है वो कौन से टाइप के इनकॉन्टिनेंस में किया जाता है? तो आपका राइट वन आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर। किसके अंदर बेटा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर। और इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी पासेस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस मींस इनवॉलेंटरी पासेस ऑफ यूरिन। क्लियर? या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट वन, जर्ड के टाइप्स एंड इटियोलॉजी के बाद में बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स की, कि जर्ड के अंदर अपने को कौन से सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
तो बात करेंगे फर्स्ट वन जनरल सिम्टम्स की। जनरल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स के अंदर उस बच्चे को क्या होगा बेटा, रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन, बार बार गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो सर स्टमक से बाहर आएंगे, दिस इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन सर, क्लियर। अब जब रीगर्जिटेशन होगा तो उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी बेटा, रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। बच्चा बच्चा जो है वो ब्रेस्ट मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेगा, बार बार रिफ्यूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रिएंट जो है वो स्टमक में जाएगा वापस रिवर से बेफ्लो होगा, जिसकी वजह से इसोफेगस की इनर लाइनिंग बार बार बेटा क्या होगी, इरिटेट होगी, और इरिटेट होने से वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। और जब अल्सर होगा तो उस बच्चे को स्वेलिंग में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। जैसे ही स्वेलिंग करेगा मिल्क को पेन होगा गले के अंदर, जिसकी वजह से वो रिफ्यूज करेगा किसको, शक को। तो नेक्स्ट वन, रिफ्यूज टू, रिफ्यूज टू सकिंग, सकिंग को क्या करेगा बेटा, वो रिफ्यूज करेगा, क्लियर। चलिए इसके अलावा अब देखिएगा इस डायग्राम के अंदर वापस आपने बोला कि सर जो स्टमक कंटेंट है ये आपका इसोफेगस के अंदर क्या कर रहा है, सर रिवर्स बैक फ्लो कर रहा है, यस या नो। तो सर इस इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है कौन सी है बेटा, इस इसोफेगस की जो ये इनर लाइनिंग है ये बार बार जब एचसीएल के कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, और इरिटेट होगी तो म्यूकोजल लेयर बेटा डैमेज होने लग जाएगी, और डैमेज होगी तो यहां से बेटा क्या चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग या फिर अल्सर का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इस म्यूकोजल लाइन की जो एक कंसिस्टेंसी थी, जो एक कंटिन्यूटी थी, वो ब्रेक हो चुकी है। क्यों, क्योंकि सर ये म्यूकोजल लाइनिंग डायरेक्ट एचसीएल के कांटेक्ट में आ रही है। तो जल्ड के साथ में अपने को इसोफेजियल अल्सर भी देखने को मिल सकता है, क्लियर। दूसरी बात कि सर जब स्टमक कंटेंट इसोफेगस में आएगा तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है इसको। तो जल्ड एसोसिएटेड हो सकता है किसके साथ में सर, निमोनिया के साथ में, क्योंकि अगर ये कंटेंट ट्रेकिया के अंदर गया तो वहां पे सर एस्पिरेशनल निमोनिया करेगा। तो जल्ड दो कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, एक तो एस्पिरेशनल निमोनिया के साथ में और दूसरा आपका इसोफेजियल अल्सर के साथ में, और दोनों में अपने को अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्लियर। चलिए रिफ्यूज टू सकिंग, इसके अलावा फेलियर टू थ्राइव, बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव मतलब एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होना क्या कहलाता है आपका, सर फेलियर टू थ्राइव कहलाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं जनरल सिम्टम्स के बाद में। इफ जल्ड एसोसिएटेड विथ इसोफेजियल अल्सर, इफ जल्ड associated with
इसोफेजियल अल्सर के साथ में अगर एसोसिएटेड हो तो कौन से सिम्टम आएंगे? अब देखिएगा, जब एचसीएल डायरेक्ट इसोफेगस की म्यूकोजल लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगा तो म्यूकोजल लेयर को ये डैमेज करेगा, सीधी सी बात है सर, इरिटेट करेगा और वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होगा और अल्सर का फॉर्मेशन होगा तो वहां से बेटा ब्लीडिंग चालू होगी। अब वो ब्लीडिंग उस बच्चे के वोमिट्स में देखने को मिलेगी और वोमिट्स के अंदर ब्लीडिंग आ जाना, ब्लड का आ जाना क्या बोला जाता है? हेमेटोमेसिस बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? हेमेटोमेसिस। तो इसके अंदर फर्स्ट वन सिम्टम्स आपका कौन सा आ गया सर? हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस मीन्स ब्लड इन वॉमिटिंग। क्लियर? इसके अलावा उस बच्चे के अंदर बेटा ओडिनोफेगिया देखने को मिलेगा। ओडिनोफेगिया, ओडिनो का मतलब क्या होता है? पेनफुल। फेगिया का मतलब इन स्वेलोइंग, तो पेनफुल स्वेलोइंग इज कॉल्ड ओडिनोफेगिया। ध्यान रखिएगा, पेनफुल स्वेलोइंग को अपन क्या बोलते हैं सर? ओडिनोफेगिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन डिस्फेगिया, बच्चे में क्या देखने को मिलेगा सर? डिस्फेगिया देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। क्लियर? चलिए ठीक है सर। तो 3 सिम्टम्स याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जब जल्ड के साथ में इसोफेजियल अल्सर एसोसिएटेड हो तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स दिखाई देता है, या फिर एक्सेप्ट करके कि इनमें से कौन सा सिम्टम्स इसका नहीं है। तो 3 आपके सिम्टम्स इससे बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट वन हेमेटोमेसिस, ओडिनोफेजिया एंड डिस्फेजिया। क्लियर? दूसरी कंडीशन, इफ जल्ड एसोसिएटेड हो किसके साथ में? एस्पिरेशन के साथ में। इफ जल्ड एसोसिएटेड विथ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन, और जब एस्पिरेशन के साथ में एसोसिएटेड होगा तो बच्चे की जो ब्रीथ है वो कैसी हो जाएगी बेटा? शॉर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट वन, उस बच्चे में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्लियर? नेक्स्ट वन, उस बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या देखने को मिलेगी बेटा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का मतलब क्या समझे? आवाज जो है वो बच्चे की कैसी हो जाएगी? भारी हो जाएगी सर। हैवीनेस इन वॉइस। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर जल्ड एसोसिएटेड हो रहा है किसके साथ में? एस्पिरेशन के साथ में, तो उस बच्चे के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चे की जो आवाज है वो कैसी हो जाती है बेटा? भारी हो जाती है। और अगर इसोफेजियल अल्सर के साथ में एसोसिएटेड हैं तो उस बच्चे के अंदर हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग के साथ में ब्लड देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओडिनोफेजिया देखने को मिलेगा और इसके साथ में डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। क्लियर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ साथ में उस बच्चे में और क्या देखने को मिल सकता है बेटा? डिस्फेजिया, डिज्निया, सॉरी, क्या देखने को मिल सकता है? डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके अलावा एस्पिरेशनल निमोनिया, एस्पिरेशनल निमोनिया भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिएगा, इस जल्ड की वजह से बच्चे में टोर्टिकोलिस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, टोर्टिकोलिस
मतलब कि बच्चे की नेक के अंदर रिजिडिटी आ जाना, स्पास्टिसिटी आ जाना, और जब नेक की मसल्स में रिजिडिटी आएगी, स्पास्टिसिटी आ जाएगी, तो बच्चे की जो गर्दन है ये बेटा एक साइड में क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये फिक्स जो है वो ऐसे आगे की तरफ भी हो सकती है, राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, और पीछे की तरफ भी हो सकती है। तो फिक्सेशन ऑफ द हेड ड्यू टू rigidity and spasticity which is developed in neck muscles क्या कहलाता है आपका, torticollis। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, torticollis। torticollis in जल्ड। पहले मैं आपको बताऊंगा टोर्टिकोलिस क्या होता है। टोर्टिकोलिस मीन्स फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द चाइल्ड ड्यू टू rigidity and spasticity which is present in neck muscle। नेक मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी हो जाना और रिजिडिटी हो जाना क्या कहलाता है आपका, फिक्सेशन हो जाना हेड का क्या कहलाता है, टोर्टिकोलिस। अब सर ये टोर्टिकोलिस जल्ड की वजह से हुआ है, तो जल्ड की वजह से कैसे हो सकता है, इस डायग्राम को आप देखिएगा जो आपने डायग्राम बनाया है कि सर इस बीमारी के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट था, ये गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस का ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा, डिस्टल पार्ट हो गया। और ये इसोफेगस का कौन सा पार्ट है सर, प्रोक्सिमल पार्ट है। तो स्टमक कंटेंट या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट का मूवमेंट जैसे ही इसोफेगस के डिस्टल पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ होता है, वापस सुनिएगा, जैसे ही गैस्ट्रिक कंटेंट का जो बैक फ्लो है वो इस इसोफेगस के डिस्टल पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट में होता है, तो बच्चे को क्या होता है बेटा, पेन होता है गले में, यहां पे पेन होता है। और पेन को रिलीव करने के लिए बच्चा क्या करता है, इस प्रकार से हेड का हाइपर एक्सटेंशन करवा लेता है। दिस इज हाइपरफ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। और हाइपर एक्सटेंशन करने के बाद में बच्चे का जो पेन हो रहा है गले में, ये रिलीव हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में सर पूरा का पूरा जो एससीएल है वो एससीएल कहां आ चुका है सर, इसोफेगस के प्रोक्सिमल पार्ट में आ चुका है। अब बच्चा क्या कर रहा है, हाइपर एक्सटेंशन कर रहा है, हेड का नेक का हाइपर एक्सटेंशन करवा रहा है, लेकिन पेन रिलीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सर पूरा का पूरा एससीएल इसोफेगस के प्रोक्सिमल पार्ट में आ चुका है, जिसकी वजह से अब पेन रिलीव नहीं हो रहा है। तो बच्चा क्या करवाता है, इस प्रकार से हेड का हाइपर मूवमेंट करवाता है। हेड का क्या करवाता है, हाइपर मूवमेंट। और हाइपर मूवमेंट करवाने की वजह से नेक की मसल्स में क्या आ जाती है बेटा, स्पास्टिसिटी आ जाती है, नेक की मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है। सो हेड जो है बच्चे का वो एक ही पोजीशन में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो फिक्सेशन हो जाना हेड का ड्यू टू स्पास्टिसिटी या फिर रिजिडिटी ऑफ द नेक मसल्स क्या कहलाता है आपका, टोर्टिकोलिस कहलाता है। अब ये टोर्टिकोलिस भी सर 3 टाइप का होता है, क्लियर। अगर बच्चे का हेड का जो फिक्सेशन है ये अगर आगे की तरफ हो, दिस इज कॉल्ड एंटेरोकोलिस। फिक्सेशन ऑफ द हेड इन फॉरवर्ड, आगे की तरफ हो तो एंटेरोकोलिस, पीछे की तरफ हो तो रेट्रोकोलिस। और अगर आइदर राइट और लेफ्ट साइड में हो
दिस इज कॉल्ड लेटरलोकोलिस। क्या बोला जाता है? लेटरलोकोलिस। क्लियर? तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन टोर्टिकोलिस बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। टोर्टिकोलिस अपने को जल्ड में देखने को मिलती है। इसके अलावा हाइटल हर्निया में भी अपने को क्या देखने को मिलता है? टोर्टिकोलिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा कि टोर्टिकोलिस, इनमें से टोर्टिकोलिस किस में देखने को मिलता है? वहां पे ऑप्शन आपका जल्ड का नहीं था, लेकिन हाइटल हर्निया था। सेम एज इट इज हाइटल हर्निया में भी अपने को क्या देखने को मिलेगा? टोर्टिकोलिस देखने को मिलेगा।